the civil disobedience movement and its limitation, also how the peoples take these moments in their favor. So now let me try to understand about the sense of collective belonging. कि कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी लोग इकट्ठे हैं, एक जैसे हैं, एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये जो कलेक्टिवनेस है, ये आखिर लोगों के मन में आई तो आई कहाँ से? अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंडास अपनाए गए थे, कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाई गई थी जिससे लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम पूरी तरह से कहा जाए तो एक दूसरे को जोड़ने में, एक यूनिटी बनाने में हेल्प करने लगी थी। So nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation, when they discovered some unity that binds them together. कि नेशनलिज्म हर तरफ फैल रहा था जब लोगों ने ये समझा कि हम एक ही नेशन के, एक ही देश के या एक ही लैंड ऑफ पार्ट के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं। तब उन्होंने कुछ नई नई ऐसी चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर किया जो उन्हें एक दूसरे के साथ बाइंड करती थी, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू की। सो लेट वी डिस्कस व्हाट दीज आर थिंग्स आर। First of all, everybody knows India has a great diversity in the cultural level, linguistic diversity, physical diversity. We find us different kinds of diversity here. So, history and fictions, folk layers and songs, popular prints and symbols all played a part making of nationalism. So, यहाँ पर लोग अलग अलग तो थे, लेकिन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। वो बैक में गए, पुरानी चीज़ों को उन्होंने एक बार ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पर उन्हें ये चीज़ सामने आई कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही देश हमारा अपना है और हम एक ही लोग हैं। जो भी नई नई कहानियाँ थी जो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बुक्स में मिलती हैं, उन कहानियों को भी लोगों ने ऑब्जर्व किया और ये जाना कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए होते हैं। बहुत सारे लोक गीत बनाए गए, बहुत सारे सामूहिक गीत बनाए गए, सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए गए जो लोगों के अंदर एक यूनाइटेड की भावना जगाती थी। प्रिंटिंग और कल्चर्स यानी जस्ट हमने कुछ नई नई चीज़ें प्रिंट कर दी, जैसे फ्लैग का आ जाना, सिंबल्स बनाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे को यूनाइट कर रही थी और नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही थी। तो इसमें हम इस एक फिगर को देखते हैं। यू कैन सी दिस फिगर, इट इज़ द फिगर ऑफ द भारत माता विच इज ड्रॉन बाय द अवनींद्रनाथ टैगोर इन 1905। ये आपकी भारत माता है और यह फिगर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में बनाया गया है। अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, यानी ये आपको कैसा देखने से लग रहा है कि इनके एक हाथ में बुक है, एक हाथ में फूड आइटम है, किसी में कपड़े हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें, और एक में इन्होंने माला भी पकड़ रखी है। तो ये पूरा का पूरा सेंस जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने दिखाया था। और साथ ही साथ एक और फिगर था रवि वर्मा जी का, उससे इन्होंने थोड़ा सा डिफर बनाने की कोशिश की थी। तो इस तरीके के प्रिंट कल्चर ने भी लोगों के माइंड में एक यूनाइटेड की भावना जागृत की थी। तो इसी तरह के बहुत सारे फिगर्स हम देख सकते हैं जो इंडिया में उस समय में बनाए गए थे। कि द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन फिगर और इमेजेस। ये बहुत सारे फिगर्स और इमेजेस के थ्रू भी आपकी नेशंस की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट किया गया है, उसको सिम्बलाइज किया गया था।
और ये सारी की सारी चीज़ें नेशन में एक सिंगल आइडेंटिटी के रूप में लोगों के लिए रिप्रेजेंट की जाती हैं। जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम हम सब ने सुना है, जिन्होंने 1817 में वंदे मातरम नाम का एक सॉन्ग उन्होंने बनाया था, जो आज की डेट में भी हम उसको एज अ नेशनल सॉन्ग के तौर पे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अवनींद्रनाथ के द्वारा, रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया फिगर्स भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की भावना को जागृत कर रहा था। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। कि दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। कि ये जो हम फिगर्स, इमेजेस या सॉन्ग हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोगों को एक नेशंस की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो उनके लिए एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन की बात होती है। It was in 20th century this with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। कि 20th century में जब नेशनलिज्म आगे बढ़ रहा था, उस समय इंडिया को एक भारत माता के चित्रों के द्वारा वहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी। The image was first created by the Bankim Chandra Chattopadhyay. In 1817, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. कि पहला फिगर भारत माता का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था और उन्होंने वंदे मातरम राइट किया था, जो मदरलैंड के लिए एक गीत थी, या उनके बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि उनके सम्मान में उन्होंने ये गाना लिखा था। Later it was included in his novel आनंद मठ and widely sung during the स्वदेशी मूवमेंट in Bengal. बाद में आपका जो ये वंदे मातरम सॉन्ग था, इसे उनका फेमस नॉवेल आनंद मठ में जोड़ा गया, और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट्स चल रहे थे, उस समय इस सॉन्ग को बहुत बड़े पैमाने पे यूज में लाया गया था। Moved by the Swadeshi movements, Abhinavanath Tagore printed his famous image of भारत माता। कि उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने यह फिगर आपका रिप्रेजेंट किया था। तो आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम में कभी कभी इस फिगर के बारे में भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया भारत माता का फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने उसमें भारत माता को कैसा दिखाया है, उनके हैंड्स रिप्रेजेंटेशन को आपको बताना होता है। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इन दिस पेंटिंग, सो लेट मी डिस्क्राइब दिस पेंटिंग। कि इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्टिक फिगर। कि इसमें इन्हें एक सन्यासीन के रूप में इन्हें दिखाया गया है। सी इज कॉल्ड का मतलब शांत, बहुत ही शांत है। कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। कि इन्हें शांत, दैवी और एक आत्मिक पर्सन्स के रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया है। इन सब्सिक्वेंट ईयर द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर मेनी डिफरेंट फॉर्म एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one nationalism. कि बाद में जैसे जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो फिगर बनाया, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने भारत माता के फिगर्स को रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और इस तरह का डिवोशनल फिगर जो बनाया गया था भारत को एक मदर के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए, यह लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना को जागृत करता है। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. कि folklore के थ्रू भी बड़े पैमाने पे आपके नेशनलिज्म की भावनाओं को जागृत किया गया था। In late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they taught villages to gather folk songs and legends. कि यहाँ पे बहुत सारे लोग
फोक टेल्स यानी आपकी जो लोकगीत होती हैं, लोक कथाएँ चलती हैं, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, इन सारी चीज़ों को रिकॉर्डिंग किया गया। उन्हें गाँव से शहरों की तरफ, शहरों से गाँव की तरफ उनको मूव किया गया, जो उनको लोगों को एक साथ जोड़ने में हेल्प करने लगा था। लोगों की भावनाओं से लोगों को जोड़ा गया, और जब लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो निश्चित है कि उनके अंदर एक यूनिटी की भावना ज़रूर आती है। These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. इन फोक टेल्स या फोक लॉर्स का एक और भी कॉन्सेप्ट था कि इनमें आपकी ट्रेडिशनल चीज़ें जुड़ी हुई थी, जो समय के अनुसार डिस्टर्ब हो रही थी, उनमें नई नई चीज़ें जुड़ती चली गई थी, तो जिसकी वजह से उनका जो मेन स्ट्रीम था, जो मेन उनका मकसद था, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी। तो उनसे भी उन लोगों को जुड़ने का मौका मिला था। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. और इसलिए लोगों की फोक ट्रेडिशन को एक दूसरे से जोड़ा गया और उसे एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में खोज की गई उसकी। लोगों को ये लगा कि ये जो फोकलेस हैं, फोक टेल्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी नेशनलिस्ट या नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे देखा गया, उनको एक प्राइड के रूप में देखा गया और उन्हें दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की गई। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, myths, and led the movement for folk. कि यहाँ तक कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे फेमस पर्सन ने भी बैलेट्स, लंबी लंबी कहानियाँ, नर्सरी राइम, बच्चों के लिए जो पोएम्स होती हैं, मिथ, जो दंत कथाएँ चलती थी, इन सारी चीज़ों को उन्होंने कलेक्ट किया और उसी एक नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने में एक उन्होंने वेपन्स के तौर पे इनका इस्तेमाल किया था। In Madras, Natsa Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India. कि एक मद्रास में एक पर्सन का नाम आता है नात्सा शास्त्री। इन्होंने तमिल भाषा में जो फोक टेल्स थी, जो दंत कथाएँ थीं, उन लोक कथाओं को, दंत कथाओं को उन्होंने द फोकलॉर ऑफ साउदर्न इंडिया के नाम से 4 वॉल्यूम से इस पूरे कलेक्शंस को उन्होंने पब्लिश कराया था। उनका ये विश्वास था कि ये जो नेशनल लिटरेचर के रूप में इन्हें देखा था उन्होंने, और इन्हें ऐसा लगा कि यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में हेल्प कर सकता है, उनके लिए एक मैनिफेस्टेशन का भी काम करेगा। As the national movements developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. कि जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट्स आपका आगे बढ़ता गया, उनमें विकास होता गया, जो नेशनलिस्ट लीडर्स ने इस तरीके के जो भी सिंबल्स थे, आइकन्स जैसे जैसे मिलते गए, जो लोगों को एक दूसरे से यूनिफाइड करता था, एक दूसरे को नेशनलिज्म की भावना से जोड़ रहा था, ऐसी चीज़ों पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया था। During the Swadeshi movements in Bengal, a tricolor flag, red, green and yellow was designed. कि बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट्स जब बहुत आराम से आगे बढ़ रहा था, उस समय में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था, रेड, ग्रीन और येलो कलर्स में। इसने भी इट हैज 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश रूल में 8 ऐसे स्टेट्स दिए गए थे जहाँ पे इंडियन पीपल्स को राइट था वहाँ पे शासन करने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस बनाने का। सो इस फ्लैग में 8 लोटस बनाया गया था और ये 8 लोटस सिंबलाइज कर रहे थे कि आपके ये
8 ब्रिटिश रूल के जो प्रोविंसेस हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हुए उनको वहाँ पे दिखाया गया था. एंड अ क्रिस्टन मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम. इसके अलावा यहाँ पे क्रिसेंट मून भी था जो हिंदू और मुस्लिम की एकता को दिखा रहा था. बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग. It was again a tricolor red, green and white and had a spanning wheel in the center representing the Gandhian ideal of self-help. इस तरह से हमने देखा कि पहला बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया. 1921 में महात्मा गांधी ने खुद एक फ्लैग बनाया जिसका नाम स्वराज फ्लैग दिया गया था और इस फ्लैग में भी ट्राई कलर ही थी. रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर का इसमें इस्तेमाल किया गया और इसके सेंटर में स्पैनिंग व्हील बनाया गया था, एक चरखा बनाया गया था जो गांधीयन यानी गांधीवाद के सेल्फ हेल्प आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा था. कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग अ अलाव ड्यूरिंग मार्च बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफेंसेस. कि जब लोग मूवमेंट्स करते, आगे मार्च करते, तो ऐसे कंडीशन में फ्लैग को अपने साथ लेकर चलते थे जो उनके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन का सिंबल था. एंड द मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. नेक्स्ट चीज जो उन्होंने ध्यान दिया था वह था आपके हिस्ट्री से लोगों को जोड़ना. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. कि लोगों ने, लीडर्स ने ये माना कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, ये हमारी जो हिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत ही बेहतर हिस्ट्री है, एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री हमारी रही है. हम कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से एक गोल्डन शाइनिंग हिस्ट्री हमारी बहुत रही है इंडिया की, जिसे एक कहा जा सकता है कि रॉन्ग वे में ब्रिटिशर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था इंडियन पीपल के सामने, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि हम बहुत ही गिरे हुए हैं, हम डेवलप नहीं हो सकते, हम बहुत ही लंबे समय से एक पुरानी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. सो मेन लीडर्स ने भी इस बात को फोकस किया कि क्यों ना हिस्ट्री को, जो हमारी वास्तविक हिस्ट्री है, उसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए. सो जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने अपने रिलीजन्स को, अपने कल्चर्स को, अपने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को, अपने आर्किटेक्चरल, अपने साइंटिफिक चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दिया था. क्योंकि जो चीज़ें हम मॉडर्न में एक्सेप्ट कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमने मीडियल हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में ही हमने उस चीज़ को डिस्कवर कर लिया था. बट ये हमारे लिए एक मिस अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम आज के डेट में उसको प्रूफ नहीं कर पाए उस समय. अगर हमारे पास वो सारी चीज़ें बहुत वेल डेवलपमेंट से स्मूथली चली होती तो शायद हमारी हिस्ट्री कुछ और ही होती. बट हमारी जितनी भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्राइट हिस्ट्री रही है. तो इसलिए लोगों ने इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था और इंडियन हिस्ट्री को एक बेहतर जो इसका एस्पेक्ट है, जो पॉजिटिव थिंग्स है, उसे लोगों के सामने रखा, जिससे लोग अपने अंदर उसको आत्मसात करने लगे, अपने आप में एक प्राइड फील करना स्टार्ट किए थे. उन्हें अब अपने आप को लोगों की तुलना में बेहतर समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. तो इस तरह से जो हमारी ग्लोरियस टाइमिंग रही है इंडिया की, उसे उन्होंने लोगों के सामने लाना शुरू किया, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया था. सो हियर द वन मोर फिगर ऑफ भारत माता. ये भी हमारा एक फिगर है भारत माता का. सो अब हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि ये फिगर आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर की तुलना में किस तरह से डिफर है. So this figure of Bharat Mata is a contrast to the one painted by the Abhinandath Tagore. कि उनके द्वारा एक कॉन्ट्रास्ट में बनाया गया ये फिगर है.
Here she is shown with a trishul, standing beside a lion and an elephant, both symbolize of power and authority. कि इस फिगर में भारत माता को हम देख सकते हैं कि उन्हें एक फ्लैग के द्वारा दिखाया गया है और यहाँ पर इनके हाथों में एक त्रिशूल भी है जहाँ पे एक फ्लैग भी दिखाया गया है। साथ ही साथ ये एक लायन के साथ है और एक एलिफेंट्स के साथ है। तो इसमें हम सभी को मालूम है कि लायन जो होता है वह पावर का सिंबलाइजेशन है, यानी भारत को अब एक पावरफुल कंट्री के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है इस फिगर में। और साथ ही साथ एलिफेंट हमारा अथॉरिटी का होता है कि हम अपने आप को ऑथराइज करते हैं, अपने आप को एक बेहतर कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी अपनी ओन कंट्री है, इस पे किसी और का शासन नहीं हो सकता है। सो इस तरह के ऑथराइजेशंस को भी इस फिगर में एलिफेंट्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर की फिगर में भारत माता को एकदम शांत दिखाया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा उनको पावरफुल दिखाया गया है। वहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने बेसिक जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं कि हमको खाना चाहिए, हमको एक ज्ञान चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमें फूड चाहिए, तो उनको वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने दिखाया गया। क्योंकि 1905 में हम सब जानते हैं कि 1905 में आपका बंगाल का डिवीज़न होता है और उस समय बड़े पैमाने पे जो बंगाल है वहाँ पे बहुत सारे अकाल पड़ते हैं। तो उस समय बहुत बड़ी मात्रा में लोग उनकी डेथ हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या थी उसके अकॉर्डिंग उसको सिंबलाइज किया गया और इसको पावर के रूप में, अथॉरिटी के रूप में यहाँ पे भारत माता को रिप्रेजेंट किया गया है। सो ये दो फिगर्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये दोनों फिगर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो कंक्लूजन पे हम आते हैं और कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि इंडिया शुरू में यानी मिडल हिस्ट्री में से लेकर के आपके हाफ 20th सेंचुरी से पहले, यानी आपकी 19th सेंचुरी से पहले या बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। इसे महसूस किया था महात्मा गांधी ने जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए, तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने धीरे धीरे लोगों को कांग्रेस के लीडरशिप में आए और कांग्रेस जो है महात्मा गांधी के लीडरशिप में काम करना शुरू की और महात्मा गांधी ने लोगों को गाइडलाइन देना शुरू किया, लोगों को एकजुट करते हुए, यूनाइटेड करते हुए अपने मूवमेंट्स को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्हें एक सिंगल आइडेंटिफिकेशन के द्वारा जोड़ना शुरू किया था। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जैसे सत्याग्रह मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, शॉर्ट मार्च जैसी चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं कि ये ऐसी घटनाएं थी आपकी इंडियन हिस्ट्री में जो महात्मा गांधी की देन थी और इसके माध्यम से लोगों के अंदर नेशनलिज्म बड़े पैमाने पे देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो लिटरेचर है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इन्होंने भी बड़े पैमाने पे नेशनलिज्म की आइडिया को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो इस तरह से ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में नेशनलिज्म किस तरह से उभरता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, उसे हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। So I hope you will understand it better. So you should have to be trying to solve all these questions.